Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to solve few practice questions and few past paper questions, and I'm going to correct that first. Yeah, better. So let's start. We have question 1 without any further ado. पहला सवाल है आपके पास, in which stage of mammalian respiration is carbon dioxide released? We know that in cellular respiration एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक एनारोबिक होती है. मैमल्स की यहाँ पे बात की गई है, तो इनमें कौन सी है? हमारे अंदर नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. ठीक है, तो उसके 3 स्टेप्स होता है. पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये पढ़ा हुआ है, ठीक है आपने. वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज़ होती है. फॉर अ फैक्ट आई एम एज्यूमिंग के यू बेटर नो कि रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन क्या होती है? यूटिलाइज होती है, इस्तेमाल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज़ होती है, ऑपोजिट टू व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस. पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रिलीज़ होती है? ग्लाइकोलिसिस में नहीं. एन एरोबिक रेस्पिरेशन को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि नॉर्मली मेमलियन रेस्पिरेशन को कहा जाता है वहाँ पे, तो एन एरोबिक तो पिक्चर में है ही नहीं, उसको हटा दो. बचा हमारे पास ईटीसी और क्रेब्स साइकिल. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आंसर सही नहीं है. क्रेब्स साइकिल इज़ द राइट आंसर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एक क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. सही है. क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू आवर सीरीज़, और ये है IMET 2013 का पास पेपर सवाल. क्वेश्चन 39 था अकॉर्डिंग टू द पेपर सीरीज़ उस साल वाली. क्वेश्चन आपके पास, द मेन साइट ऑफ ATP सिंथेसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो मेन साइट ऑफ ATP सिंथेसिस, मतलब सबसे ज़्यादा ATP कहाँ बन रहा है? तो सबसे ज़्यादा ATP रिलीज़ होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसको आप क्रिस्टा कहते हैं. So the right answer would be inner mitochondrial membrane. ठीक है. Question 3, during anaerobic respiration in yeast में anaerobic respiration कौन सी होती है? कौन सी fermentation होती है? अल्कोहलिक या फिर लैक्टिक एसिड? तो अल्कोहलिक. तो वो कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? पहले ग्लाइकोलिसिस होता है. ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक में दोनों में सेम है. ये बहुत बार मैं पहले अपनी क्लासेस में लेक्चर्स में बता चुकी हूँ. ये वो वाहिद स्टेप है जो कि एरोबिक एनारोबिक दोनों के अंदर सेम होगा एग्जैक्ट. ठीक है. उसके बाद इसकी रिज़ल्ट में यानी कि एक ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में टूटेगा, 2 पायरुवेट बनेगा आपके पास. अब ये जो 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल आपके पास बने हैं, या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आगे जाके ब्रेक डाउन होगा, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है. ठीक है. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक के अंदर या तो अल्कोहलिक या तो लैक्टिक एसिड. अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो इसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा अल्कोहल. कौन सी अल्कोहल? इथेनॉल में. ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट होगा. सही हो गया. तो राइट आंसर वुड बी इथेनॉल, क्योंकि पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में. लैक्टेट की तो यहाँ पे बात ही नहीं है. एसिटाइल कोए एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में. ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है. ओके, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? दिस इज़ प्रॉब्ली क्वेश्चन 4th. दिस इज़ IMET 2014 का सवाल. क्वेश्चन नंबर 42, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पास्ट पेपर में आया हुआ सवाल है. विच मॉलिक्यूल कैरीज इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करता है? ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास जो 3rd स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसके अंदर क्या होता है कि NADPH और FADH. ठीक है. NADH और FADH ये दोनों जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन होता है. सही है. तो ये दोनों बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके कन्वर्ट होते हैं, ATP बनाते हैं. एक NADPH 3 ATP बनाता है, एक FADH 2 ATP बनाता है.
ये एक बात यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ वो ज़रूर यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ये क्यों बता रही है मैम. सो द पॉइंट हियर इज़ कि ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर. ठीक है, तो इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू just save it to yourself, write it down on a notebook. But anyways, up to you, totally up to you. Coming back to the question, हमसे पूछा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन सा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैरी करता है. सो हियर एज आई सेड आइदर FADH या फिर NADH. ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस को देखें, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको क्या सही हो सकता है. ये दोनों ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मसला ये कि इन्होंने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो FADH नहीं दिया, FAD दिया है. ठीक है, FAD जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. FADH असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, नॉट FAD. सही है, तो इसीलिए द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज़ NADH, विच इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि पास्ट पेपर का सवाल है, तो इनको मैं अलग से यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 5th. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज स्टेज. हमें यहाँ पे स्टेजेस बताना है. बहुत आसान सा सवाल है. पहला क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस. तो सेकंड ये जो है वो पहले आ गया. फिर क्रेब्स साइकिल होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे कीमियोस्मोसिस या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं. तो 3 यहाँ पे आ गए. ये सही ऑर्डर है, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे. और एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. अगर बच्चे को, अगर आप स्टूडेंट को पता है कि ETC को ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन हलवा है. लेकिन जिसको नहीं पता कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये क्या नई चीज़ है, भाई ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, तो उसके लिए ये सवाल मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें 2-3 ड्यूरिंग MCQs आपको बताई जाती हैं, सो नोट देम डाउन. यू नेवर नो व्हाट्स गोना कम इन द पेपर. ठीक है, इसी तरीके से एक और नाम भी है इसका, इसको प्यार से कीमियोस्मोसिस भी कहा जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या सही जवाब है यहाँ पे. ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है, तो ये वाला हम लोग मार्क कर देंगे. ओके, we got question 6. The net gain of ATP during glycolysis per glucose molecule. ग्लाइकोलिसिस में जब एक ग्लूकोज जाता है तो उसे नेट ATP कितना मिलता है हमें. देखो टोटल ATP ग्लाइकोलिसिस में हमें मिलता है 4. ठीक है, लेकिन 2 ATP हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, इसीलिए 4 - 2 2 हुआ. नेट ATP आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ ATP का. नेट का मतलब आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ, 2 ATP आपको मिला. सही है, नया 2 ATP आपको मिला और 2 NADH मिलता है. ये प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, याद रखिएगा. उसने यही पूछा है कि नेट गेन आपका ATP का कितना हुआ, तो 4 कोई भी नहीं करेगा क्योंकि 4 टोटल ATP है. 4 क्या है, टोटल ATP जो आपको मिला. लेकिन 2 आपने पहले, आप लोग बेसिकली क्या करते हो, यूज़ भी करता है सेल 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में पहले 5 स्टेप्स के अंदर. तो इसीलिए 2 आपने अपनी तरफ से लगाए. अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप क्या करोगे, जो टोटल बना है 4, उसमें से आप माइनस करोगे जो आपने यूज़ किया, अपनी जेब से आपने जो पैसा डाला जो कि 2 ATP का था. 4 - 2 is 2, इसीलिए 2 ATP आपके पास नेट गेन है. गॉट इट.